हेलो गाइस। आप लोग को जैसा कि ज्ञात होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है और आज है वार का चौथा दिन। अब तक जो क्वेश्चन किए गए व्लादिमीर पुतिन जी से, उन्होंने अब तक वार की वजह बताई है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो डीमिलिटराइजेशन एंड डी नाजीफिकेशन कर रहे हैं यूक्रेन का। बट मैं आप लोगों के साथ एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये जो वार चल रहा है यूक्रेन और पुतिन के बीच में, डेफिनेटली पुतिन को भी पता है कि वार का रिजल्ट क्या होता है या वार के बाद की स्थिति कैसी होती है। बहुत भली भात तरीके से पता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले पुरानी चीजों की बता देता हूं कि 1991 में जब यूएसएसआर का पार्टीशन हुआ, यूएसएसआर में कई सारे छोटे छोटे देश निकलकर आए, उसी में एक देश था यूक्रेन। 1991 से लेकर 2013 या 14 तक यूक्रेन में जिसकी भी सरकार होती थी या जो प्रेसिडेंट होता था वो रसिया के कहने पर ही चलता था। रूस जो कहता था वही वो करता था। लेकिन 2014 के बाद से ये चीजें नहीं हो रही थी। आपको मैं बता दूं कि 2014 में जो प्रेसिडेंट हुए या उस समय 2014 से यूक्रेन का जो इंक्लाइनेशन था या झुकाव था वो यूरोपीय देशों या यूनाइटेड नेशन की तरफ होने लगा, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ और यूरोपियन यूनियन की तरफ होने लगा, क्योंकि यूक्रेन को लगने लगा कि कब तक हम रशिया के साथ में रशिया का कहने के अनुसार चलते रहेंगे और कब तक उसकी साइडों में हम बढ़ते रहेंगे। हमें खुद का एक इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर वो यूरोपियन यूनियन और यूएस की तरफ इंक्लाइन होने लगी। रशिया को सबसे ज्यादा थ्रेट तब लगी या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगा कि नाटो यूक्रेन क्या हो जाएगा, नाटो का सदस्य हो जाएगा। इस बात को लेकर रसिया को यह बात सहन नहीं हुई और इस बात को लेकर रसिया बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों? एक्चुअली आपको पता होगा जो यूनाइटेड स्टेट है या यूरोपियन यूनियन है, वो कहीं ना कहीं ये नाटो जो देश है उसको उसको यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही बनाया था। और जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं रूस के, उन सभी को यूएस चाहता है कि वो नाटो ज्वाइन कर लें। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अब तक 30 मेंबर हैं और इनका मतलब यह है कि अगर इन 30 में से किसी के ऊपर भी कोई देश आक्रमण करता है या अटैक करता है तो ये 300 ये माना जाएगा कि ये जो अटैक है वो 300 देशों पर रहा और 300 देशों की सेनाएं मिलकर फिर उस देश पर अटैक करेंगी। एक्चुअली यूक्रेन नाटो का सदस्य क्यों होना चाहता था? क्योंकि यूक्रेन अपने आप को सिक्योर करना चाहता था। क्या करना चाहता था? सिक्योर करना चाहता था। वहीं रूस ये जानता था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो डेफिनेटली यूएस क्या करेगी, अपनी आर्मी को, अपनी गाइडेड मिसाइल को तुरंत ही क्या करेगी, यूक्रेन के बॉर्डर पर जो कि रसिया से मिलता है वहां पर लाकर खड़ा कर देगी। अब बेसिकली यूएस का पर्पज यहाँ, यूक्रेन एक पपट के तरीके से यूएस का भी, क्योंकि उसका पर्पज रूस को काउंटर करना है। यूक्रेन से उसका बहुत ज्यादा बिल्कुल भी फायदा नहीं। यूक्रेन एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं जिससे उसका बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूस को काउंटर करने के लिए ही यूएस चाहता था या यूएस इन्फ्लुएंस कर रहा था किसको, यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने के लिए। लेकिन ये रूस को बर्दाश्त नहीं हुआ और वार फाइनली ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई। आपको पता है वार का चौथा दिन है, वार का आज है चौथा दिन। तो अल्टीमेटली मैं ये बता दूं कि जो ये वार है यूक्रेन से नहीं हो रहा है, ये वार है यूएस और यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कभी भी यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, और जबकि यूरोपियन यूनियन और यूएस का पूरे तरीके से इंफ्लुएंस करना था यूक्रेन को कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रूस का वार छेड़ने का पर्पज क्या था। और मैं एक बात बता दूं कि अब तक जो वार की स्थिति रही है वो ये रही है कि अब तक यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ये रिस्पॉन्स आया है कि 198, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बात कर रहा हूं, 198 पीपुल को मार दिया गया या किल्ड हो गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड है। वहीं ये बता दूं कि रशिया का जो मेनली अटैक इस समय चल रहा है वो यूक्रेन के फ्यूल सप्लाई पर है, फ्यूल टैंक पर है, और इसके साथ जहां उनके एयरफील्ड है यूक्रेन के, वहां पर इनका स्ट्राइक चल रहा है। वहीं यूएन के हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी फिलिप्पो ग्रांडी के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया पिछले 27 घंटों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा
यूक्रेन की आम जनता वहां से पलायन कर चुकी है या अपने नेबरिंग कंट्री में जा चुकी है। जैसे नेबरिंग कंट्री हो गया हंगरी, मोल्डिवा, रोमानिया, पोलैंड, इन सभी कंट्री में वो पलायन कर गई हैं या एक रिफ्यूजी के तरीके से दूसरे कंट्री में चली गई हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका ये कहना है कि मैं जब तक मेरे अंदर या जब तक मैं हूं यहां पर तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, मैं रशिया को सरेंडर नहीं करूंगा। और इन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि आम जनता जो भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता वो आए, उसको वेपन हम प्रोवाइड करेंगे। वहीं एक और आपको मैं बता दूं कि इंडिया का जो इवैक्यूएशन रहा है, लगभग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 20,000 लोग लगभग आपके यूक्रेन में हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं या इंडियन नेशन के हैं, उनको निकालने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 250 लोगों को इंडियन फ्लाइट के जरिए मुंबई में लाया जा चुका है। बुचारेस्ट, जो कि रोमानिया से फ्लाइट मुंबई तक की थी, जिसमें 250 लोगों को लगभग उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं एक और बात बहुत बड़ी निकल के आई है कि रशिया ने एक ऑफर दिया था यूक्रेन को बातचीत करके इस मसले को हल करने का। बातचीत करने के लिए उन्होंने एक लोकेशन सेंड की थी जो कि थी बेलारूस, बट यूक्रेन ने इस बेलारूस पर जाने से स्ट्रांगली मना कर दिया, क्योंकि बेलारूस कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंसर है या रशिया के अंडर में ही कहीं ना कहीं बेलारूस काम करता है। तो यूक्रेन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम बिल्कुल भी बेलारूस में आपसे कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। आप ऐसे देश में हमें बुलाइए जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो, जिसका किसी का पक्ष और विपक्ष ना हो। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर अल्टरनेटिव लोकेशन बताया है कि वारसोवा हो गया, इस्तांबुल हो गया, बुडापेस्ट हो गया या बाकू, यहां पर उन्होंने अल्टरनेट लोकेशन बताई है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि अगर यहां पर आप आएंगे तो मैं बिल्कुल आपसे मुलाकात करके इस वार को रोकने की कोशिश की जाएगी। वहीं और मैं आपको बता दूं कि यूएस और जो यूरोपियन यूनियन थे, उन्होंने एक और चीज डिसाइड की है कि रशिया पर सेंक्शन एक और तरीके से लगाया जाएगा। उनके जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, इनको कटिंग ऑफ कर दिया जाएगा स्विफ्ट से। स्विफ्ट क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। जैसे इंडिया में रुपए आपका एक गेटवे है ना, वैसे स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं कि जैसे आप यहां से पैसा विदेशों में तुरंत के तुरंत भेज देते हैं और वहां पर तुरंत व्यक्ति उसको निकाल भी सकता है। तो क्या इसका प्रूफ है कि आपने पैसा भेजा, मतलब मैंने अमेरिका में पैसा भेजा, अमेरिका की बैंक को कैसे कंफर्म होगा कि हाँ पता चले अमेरिका वाले पैसा आपसे मांगे आप दे ही ना? तो इसकी जो एक गारंटी प्रोवाइड करती है वो स्विफ्ट प्रोवाइड करती है। एक अगला टॉपिक है, कभी मुझे लगेगा कि हाँ बनाना चाहिए तो मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। और यूक्रेन के लिए कुछ मदद भी है। एनोनिमस हैकर्स ग्रुप ने रशिया पर साइबर अटैक किया है और जिससे रशिया की कई जो गवर्नमेंट वेबसाइट थी वो चलना बंद हो गई है। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से थोड़ी बहुत मदद मिली है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। जर्मनी ने ये कहा है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो यूक्रेन को देंगे और उसके साथ साथ जो भी हथियार की जरूरत होगी वो यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। हालांकि बाकी सबकी सिर्फ सांत्वना ही यूक्रेन को दी जा रही है। आप ट्विटर पर देखेंगे तो लगातार हर कोई नेता कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। वहीं यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी हेल्प मांगी है टेक्नोलॉजीज ग्रुप से, मतलब उन्होंने सीधे इलन मस्क को भी ट्वीट करके उनसे हेल्प मांगी है कि आप हमारे यहाँ इंटरनेट प्रोवाइड कर दीजिए अपने स्टार लिंक के माध्यम से। आपको स्टार लिंक का एक प्रोजेक्ट पता होगा जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली बहुत सारे देशों में वर्क भी कर रहा है। इन्होंने ये मदद मांगी है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं रूस वाले हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को रद्द कर देंगे या बर्बाद कर देंगे, जिससे हमारी बात बाहर के देशों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उन्होंने इसको लेकर इलन मस्क को ट्वीट किया है कि आप हमारी मदद कीजिए अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ। तो डेफिनेटली इलन मस्क ने भी हाँ किया है कि आप फटाफट मैं आपके तरफ का लोकेशन ऑन कर देता हूं और आप अपने राउटर को लगा लीजिए। जैसे स्टारलिंक क्या है, जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई, जिससे आपको क्या होगा, इंटरनेट के लिए आपको टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सैटेलाइट के माध्यम से आपका इंटरनेट रन करेगा। इट मीन्स आपको सिर्फ एक जैसे टाटा या डिश जो भी होता है, जैसे एक छतरी टाइप में लगाते हैं, वैसे ही आपको लगाना होगा और आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो
हालांकि उन्होंने भी इस बात पर हाँ कर दिया है। तो ये पूरी अब तक की इंफॉर्मेशन रही है रशिया यूक्रेन वार का, जो डे 4 कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अपने अपडेट्स या कोई नई पॉइंट है तो आप जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिखिएगा किसमें, कमेंट बॉक्स में। और इंडिया का स्टैंड मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था, और वही स्टैंड अब तक इंडिया का बना हुआ है। रूस की सेना कीव पर तो कब्जा ऑलरेडी कर ही चुकी है। कीव के बाद वो जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का, वहां पर भी उसकी सेना पहुंच गई, खार्किव। और डेफिनेटली इसका इंपैक्ट देखा जा सकता है एक पिक्चर के माध्यम से, जहां रेड कलर शो कर रहा है जहां पर रूस के द्वारा स्ट्राइक किया गया है, ब्लू कलर शो रहा है जहां ग्राउंड फाइटिंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट से जो रूस की सेना वो पूरे तरीके से हावी दिख रही है यूक्रेन पर। वहीं मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारत को भी यूक्रेन की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। ऑलरेडी मैंने भारत का स्टैंड आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं पिन कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। यूक्रेन को भारत को यूक्रेन की बहुत जरूरत थी उस समय जब भारत न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पर, कश्मीर के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान टेररिज्म के मौके पर, और यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए जब यूक्रेन ने भारत के खिलाफ हर बार वोटिंग की थी, कभी भी भारत के समर्थन में खुलकर या वोटिंग भारत के समर्थन में कभी भी नहीं किया था। वहीं एक बड़ी बात मैं बता दूं कि ऑयल प्रोड्यूसर के मामले में रूस पूरे विश्व का तीसरे नंबर पर है, और जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूरोपियन देश ही करती हैं। तो अगर सैंक्शन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको तेल कहीं और से मंगाना पड़ेगा, और डेफिनेटली फिर ये अपॉर्चुनिटी वो देश उड़ाएंगे जहां से आप इंपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इसका फर्क अभी इंडिया में भी इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। अभी चुनाव चल रहा, अभी नहीं देखा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली चुनाव के बाद आप देखेंगे कि तेल की जो प्राइसेस हो कहीं ना कहीं हाई हो जाएंगी। तो आई होप मैंने आपको सारी वो पॉइंट बताया जो कि अब तक चौथे दिन तक रही हैं। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। आप अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखिएगा, बाकी शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।